तो चलिए बस शुरुआत करते हैं दिल्ली वाले रेडियो टीवी की और बात करते हैं सबसे पहले डीडीए के उस फैसले की जहां पर देश की राजधानी दिल्ली में अब जिसके तहत प्लांटेशन ड्राइव शुरू की जाने वाली है। एक बड़े शहरी वनीकरण कार्यक्रम के तहत दिल्ली में लगभग 1000 एकड़ में करीब 23 लाख पौधे लगाए जाएंगे और खास बात यह है कि ये जो पौधे लगाए जा रहे हैं इसमें सिर्फ पौधों का जिक्र नहीं है वसंत, इसमें हर तरह की चीजें लगाई जाएंगी, झाड़ियों का भी जिक्र किया गया है। यानी कुल मिलाकर जो दिल्ली को इस बार हमने देखा दिल्ली का जो बजट उसे हरित बजट नाम दिया गया था, अब उसको इम्प्लीमेंट करते हुए ये चीजें जो हमें देखने को मिल रही हैं। और ये निर्णय हाल ही में देखिए एलजी तरनजीत सिंह संधू की ओर से ली गई एक समीक्षा बैठक में लिया गया है, जहां डीडीए अधिकारियों ने बताया है कि ये अभियान दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बड़े स्तर पर चलाया जाएगा, जिसमें डीडीए के 675 पार्क हैं, 4 प्रमुख रिज क्षेत्र हैं और सेंट्रल रिज, नानकपुरा रिज, सेंट्रल रिज और नॉर्दर्न रिज और 6 जैव विविधता पार्क शामिल हैं। इस अभियान के जरिए दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.9% हिस्सा इस केंद्रीय शहरी वनीकरण और साथी परिस्थितिकी बहाली कार्यक्रम के तहत लाया जा गया, यानी कि दिल्ली अब ग्रीन होने वाली आप कह सकते हैं, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है दीपिका, वो हरियाली की तरफ ही ज्यादा फोकस्ड है कि भाई पर्यावरण को हम किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, चाहे वो बात पौधारोपण के नजरिए से हो, पोल्यूशन कम उससे होगा, वो एक उसका एक अलग एस्पेक्ट है ना, वो उसके पैरेलल ही चलता है। लेकिन अभी फिलहाल एक और चीज जो मैंने नोटिस की, कल जब मैं हरियाणा से आ रहा था दिल्ली में, तो कूड़े का पहाड़ बहुत ज्यादा कम हो गया भाई। एक वो भी चीज है कि भाई पोल्यूशन कम होगा, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से ये पौधे लगाए जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि चेंज आपको लगा कि हुआ है? अरे बहुत चेंज हो गया भाई। अच्छा। बहुत कम हो गया है। हाँ, पहले तो ऐसे लगता था कि 15 से 20 मंजिला इमारत की जितना बड़ा ये भाई कूड़े का पहाड़, लेकिन अब वो थोड़ा सा कम हो गया है। चलिए ठीक है, धीरे धीरे वो अब, क्योंकि उस जगह से निकलना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता था बसंत। और अगर ऐसा बदलाव हो रहा है क्योंकि उसके लिए तो कई चीजें भी की जा रही हैं, वहां से जो उसका मलबा है उसे शिफ्ट करके उसे यूज किया जा रहा है, रीयूज किया जा रहा है, तो वाकई ये गुड न्यूज है और ये अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल जो ये पौधे लगाए जा रहे हैं ये ज्यादा अच्छी बात इसलिए है, चलिए ठीक है, कूड़ा कम हो रहा है वो एक अलग चीज है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूट करता है कि दिल्ली में पोल्यूशन कम हो, और लेकिन ऑक्सीजन जो है वो राजधानी दिल्ली में ज़्यादा हो, इसीलिए भी अब प्लांटेशन की भूमिका बहुत ज़्यादा है। अभियान की शुरुआत जुलाई के पहले सप्ताह से हो जाएगी और इस मेगा अभियान की जो शुरुआत है, जैसा कि हमने आपको बताया, पहले सप्ताह से होगी जुलाई में, सितंबर के मध्य तक ये अभियान चलने वाला है। देखिए अभियान में ऐसे स्थानीय पेड़ों का, जैसे हम शुरू में ही जिक्र कर रहे थे, पेड़ों को लगाया जाएगा, झाड़ियों को लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो कि दिल्ली के मौसम के हिसाब से चेंज होती रहे, उसके अनुकूल हों। इससे न केवल देखिए डाइवर्सिफिकेशन, जैव विविधता की अगर हम बात करें, बल्कि कार्बन सोखने की क्षमता भी इसमें सुधार होगा। इसके अलावा ग्राउंड वाटर रिचार्ज की अगर हम बात करते हैं और दिल्ली की हवा भी साफ होगी। यानी कुल मिलाकर बसंत अगर हम देखें तो बहुत बड़ा चैलेंज रहता है दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली का AQI, तो दिल्ली की आबो हवा को किस तरह से साफ किया जाए ये बहुत जरूरी है। और अगर इस तरह से बड़े स्तर पर प्लांटेशन ड्राइव चलाई जा रही है और इससे पोल्यूशन कम होता है तो वाकई ये दिल्ली वालों के लिए एक बहुत अच्छी पहल होगी कि अब उन्हें दिल्ली जो गैस चैम्बर, एक तो होता है कि आप खुद उससे इनहेल कर रहे हैं और दूसरा कोई अगर दिल्ली से बाहर का इंसान है वो कहता है अच्छा दिल्ली में रहते हो, अरे वहाँ की हवा बहुत खराब है, तो सही बात है, ये तुम्हारी लाइफ घट चुकी है। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में अब दिल्ली वालों को ये स्टेटमेंट ना सुनने को मिले। बिल्कुल, लेकिन अभी फिलहाल देखने की बात होगी कि ऑन ग्राउंड जब ये पूरा होगा उसके बाद कितने चेंजेस आते हैं, क्योंकि जब पौधारोपण होगा उसके बाद वो पौधे बड़े होंगे, उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है कि दिल्ली को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हो, क्योंकि ये बात व्यंग्य के रूप में कह दी जाती है दीपिका कि भाई एक कंक्रीट का शहर है दिल्ली, जहाँ पर हरियाली को खत्म किया जा रहा है। विकास का मायना एक ये है कि कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें हैं और वाकई एक जाल सा आप देखेंगे कि अगर आप दिल्ली से बाहर कहीं जाते हैं किसी और स्टेट में जब जाएंगे आप, तो वहां पर आपको विकास तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी। दिल्ली के आप किसी भी एरिया में आप जाएंगे तो वहां पर आपको सकरी गलियां और
कंक्रीट के ढांचे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आपको हर जगह पर विकास के नाम पर इतना ज्यादा हम लोगों ने चीजों को घेर लिया है कि वहां पर ग्रीनरी का कोई स्थान ही नहीं रह गया है। तो अब जरूरी है कि कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो अब अगर दिल्ली को ग्रीन किया जाए, क्लीन किया जाए तो वाकई अच्छी पहल होगी और दिल्ली की जो लाइफलाइन है उसे कई सालों तक इस पहल से बढ़ाया जा सकता है। अच्छा दीपिका, एक और चीज बताओ कि अभी फिलहाल अगर पोल्यूशन कम होता है दिल्ली में तो हो सकता है कि भाई लड़कियों को थोड़ा फेशियल केयर कम करना पड़े। पोल्यूशन भाई बहुत ज्यादा होता है, लड़कियां स्कार्फ बांध के निकलना, तरह तरह की चीजें करना, होगा इससे? बसंत आपने काफी स्टडी कर ली है तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं बसंत, क्योंकि देखिए लड़कियों को तो बहुत स्किन केयर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, तो ये भी ठीक है कि अगर पॉल्यूशन से राहत मिलती है तो हमने देखा है कि बचने के लिए भाई टैनिंग हो जाती है, स्किन केयर, और आप स्कार्फ लगा के घूमते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं तो देखिए अब इससे ज़रूर राहत मिलेगी अगर दिल्ली का पोल्यूशन कम होता है, तो वाकई लड़कियों के लिए भी राहत है और लड़के भी कुछ कम नहीं है आजकल स्किन केयर के मामले में बसंत। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस भी कुछ अच्छा ही हो जाएगा अब अगर पोल्यूशन ठीक होता है, स्तर कम होता है तो। बिल्कुल, और हो सकता है कि भाई सर्दियों के समय में जो एक स्मोक एडिशन आ जाता है ना दिल्ली का, उसमें आपके कपड़ों के साथ साथ आपका जो फेस है वो भी मास्क लगाने की आदत के साथ अनुकूल हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं दीपिका। चलिए अब आपको हम बताते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले जब दिल्ली में मॉनसून का सीजन था और हमने एक खबर पढ़ी थी कि अचानक से कोचिंग सेंटर में पानी बढ़ता है और 3 बच्चों की जान जाती है। वो घटना हर साल जब भी मानसून आता है तो याद आती है, लेकिन अब इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर जाने वाले लाखों छात्रों और उनके जो परिवार हैं उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी घोषणा की है। वो बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। अब कोचिंग सेंटरों को लेकर नए और सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। इन नियमों में फीस से लेकर फायर सेफ्टी और बेसमेंट के इस्तेमाल तक कई अहम बातें हैं। देखिए जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में जो घटना हुई थी वो घटना सिर्फ घटना तक सीमित नहीं रह गई है, वो एक बड़ा लेसन बसंत लेने की जरूरत है हमसे कि सिर्फ कोचिंग ही नहीं, ऐसी जगह पर जहां पर नियमों को ताक पर रखकर चीजें चलाई जा रही बेसमेंट में, उन्हें बहुत ध्यान देने की जरूरत है और इसीलिए देखिए ये एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके बाद अब अदालत, सरकार और प्रशासन लगातार सख्त कदम उठाने की बात कर रहे थे। जब वो मामला सामने आया था ओल्ड राजेंद्र नगर का, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों की जान तक चली गई थी, बेसमेंट में पानी भर गया था। उसके बाद सीखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। कोई भी हादसा होता है ना दीपिका, उसके बाद एक सवाल यही होता है कि भाई हमने उससे आखिर सीखा क्या है। चाहे वो अग्निकांड हो, बेसमेंट में पानी भरने के चलते लोगों की जान चली जाए, क्योंकि अब ऐसे में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारी इन खामियों के चलते, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट के चक्कर में हम खर्चा ना करें, उन फायर सेफ्टी नॉर्म्स को दरकिनार कर दें, या फिर वो तमाम चीज़ें जो बेसमेंट होने के साथ साथ उसके साथ एक मैनुअल में आती हैं कि आपको ये चीज़ें बेसमेंट अगर आप बना रहे हैं तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। वो हम जब दरकिनार कर देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे से हम लोगों की ज़िंदगियों का सौदा करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। और हमने देखा उस समय तो हमने देखा कितने कैंपेन चले, लेकिन आज भी अगर आप जाकर देखेंगे ना तो अब वो चीजें कहीं ना कहीं दरकिनार कर आज भी कई जगह पर इस तरह की चीजें चल रही हैं। सिर्फ कोचिंग की हम बात नहीं करेंगे, अभी देखिए होटल में किस तरह की लापरवाही बढ़ती गई है और 23 लोगों की जान गई है। तो अब देखिए जो नए नियम है, इसके तहत कोचिंग सेंटरों को फायर सेफ्टी नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। बिना जरूरी सुरक्षा इंतजाम और फायर NOC के कोचिंग सेंटर चलाना आसान नहीं होगा। पहले भी जांच में बड़ी संख्या में ऐसे कई संस्थान मिले जिनके पास जरूरी फायर सेफ्टी दस्तावेज नहीं मिले। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बेसमेंट को लेकर किया गया है। अब बेसमेंट का इस्तेमाल पढ़ाई, लाइब्रेरी या फिर क्लास चलाने के लिए नहीं किया जा सकेगा। सबसे बड़ी चीज़ यही है, क्योंकि अभी तक बेसमेंट में क्लासेस चलती हैं, बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी बेसमेंट में बना दी गई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बेसमेंट का उपयोग होगा सिर्फ तय नियमों के अनुसार ही। अब कई मामलों में बेसमेंट के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई की जा चुकी है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स को अब बिल्डिंग की सुरक्षा हो, आपातकालीन निकास हो, यानी कि जो इमरजेंसी एग्जिट होता है, कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति हो जाए, आपको तुरंत बिल्डिंग से एग्जिट करना पड़े, निकलना पड़े, तो वो रास्ता होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वहाँ कोई रुकावट ना हो। अग्निशमन उपकरण होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर जिसे आप कहते हैं। छात्रों की सुरक्षा से जुड़े अन्य मानकों का भी पालन करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, लेकिन अगर हुआ उल्लंघन तो सख्त कार्रवाई भी होगी।
तो देखिए, अब सरकार का कहना है कि इन नियमों का मकसद कोचिंग इंडस्ट्री को बंद करना नहीं है, बल्कि छात्रों को सुरक्षित माहौल देना है, क्योंकि हर साल लाखों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आते हैं और स्टूडेंट्स का हब कहा जाता है। अगर आप वहाँ पर निकलेंगे ना तो आपको सड़कों में भी ऐसा, अगर आप पढ़ाई करने वाले भी नहीं है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किस जगह पर आ गए हैं और आपको पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि वहाँ पर हर गली में आपको बच्चे मिलेंगे जहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। तो ऐसे माहौल में अगर उन्हें अगर अच्छा माहौल नहीं मिलता है रहने के लिए, तो सोचिए कि वैसे ही बच्चे स्ट्रेस में, और उनके लिए कितनी स्ट्रेस सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल। और आजकल तो चाहे बच्चे हों, नौकरी पेशा लोग हो, दीपिका, सभी स्ट्रेस में। बिल्कुल बसंत, सही जिक्र कर रहे हैं। स्ट्रेस तो आजकल सबकी लाइफ में है। बिल्कुल। आपको तो नहीं है स्ट्रेस? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। आपको है? ऑन कैमरा नहीं बता रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलिए खबरों में तो हम दोनों को ये स्ट्रेस नहीं है, लेकिन अब हम आपको मॉनसून से जुड़ी हुई कुछ बात बताते हैं। बिल्कुल, जिससे थोड़ा सा और आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। आज बसंत का फोकस स्ट्रेस पर है। तो राजधानी दिल्ली में है क्या भाई? देखिए, मानसून आने वाला है। मानसून से आने से पहले अब प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दिल्ली को अब दरिया बनने से बचाने के लिए दिल्ली बनी दरिया, वो हेडलाइन सब उसका समय आने को है, अब जल्दी आपको देखने को मिलेगा भी। और दिल्ली में मानसून से पहले जल संरक्षण को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए, नगर निगम और साथ ही एमसीडी को, एनडीएमसी को भी साफ निर्देश दे दिए हैं कि सभी मौजूदा वर्षा जल संचयन ढांचे यानी कि जैसे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं, इसकी मरम्मत और साथ ही रखरखाव का काम तेजी के साथ पूरा कर लिया जाए, ताकि मानसून के दौरान किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आए नहीं। और देखिए, ये भी कहा गया है कि राजधानी में जल संरक्षण को और मजबूत बनाने के लिए मॉडर्न और मॉड्यूलर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, जिससे सिस्टम और ज्यादा प्रभावी और लंबे समय तक टिकाऊ हो। सबसे अहम बात यह है कि निर्देश में उपराज्यपाल ने सभी विभागों को यह भी कहा है कि दिल्ली में लगे सभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की कुल क्षमता का विस्तृत आकलन किया जाए, ताकि ये समझा जा सके कि मौजूदा व्यवस्था कितनी प्रभावी है और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से इसे कितना, इसमें क्या क्या बदलाव किया जा सकता है। बसंत, ये खबर पढ़ने के बाद मुझे अपनी क्लास 6 याद आ रही है, जब हमें स्कूल में गर्मियों की छुट्टी में आपको भी मिलते होंगे कि आपको मॉडल बनाने हैं, चार्ट पेपर बनाने हैं। तो 6th क्लास में हमारे एक चैप्टर हुआ करता था जहाँ हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। तो हमें भी समर वेकेशन में असाइन किया गया कि आपको कुछ बनाना है, तो मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग चुना था। चुन तो लिया कि मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगी, लेकिन उसके बाद बहुत डिफिकल्ट था। तो जब मैं खबर भी पढ़ रही थी ना, मैं उसी को विजुअलाइज कर रही थी। मैंने एक घर बनाया था, छत बनाई, पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया। तो वहां से ये मेमोरी यहाँ तक है कि एक स्ट्रक्चर से लेकर इसे किस तरह से जब धरातल पर उतारा जाता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। बिल्कुल। और जब इस खबर को मैं पढ़ रहा हूँ अभी फिलहाल, मेरे जहन में कि व्यंग्यात्मक बात कह लीजिए, हास्यास्पद बात कह लीजिए कि भाई दिल्ली में इतना हो तो जाता है जल संरक्षण, जहाँ देखे वहाँ जल संरक्षण हो रहा है, कुछ ज्यादा इतना जल संरक्षण हो रहा है, बोट चल रही है भाई दिल्ली में, और क्या चाहिए आपको? मतलब जब होना चाहिए, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो रहा है। तो अब दिल्ली की तस्वीर बदलने की बात तो कही जा रही है, लेकिन पता नहीं अभी कितने ऐसे मानसून है और इस मानसून के लिए दिल्ली कितनी तैयारी, क्योंकि पिछले मानसून में तो हमने देखा कि कितना ज्यादा नुकसान दिल्ली में हुआ है और लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़े। अब सोचिए कि जो स्थायी आवास है उनका, वो अगर पानी भरने की वजह से छोड़ा जाए, उसके बाद उनके घरों में पानी, अब जब वो वापस पहुंचेंगे तो उनको कितनी ज्यादा दिक्कतें हुई होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसके साथ ही राजधानी में नई जगहों पर भी अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का फैसला लिया गया है। अब इनमें है भिकाजी कामा प्लेस की मल्टी लेवल कार पार्किंग, विकास सदन, साकेत, कॉमनवेल्थ गेम्स और साथ ही यहाँ पर चिल्ला, यमुना क्षेत्र है और पूर्वी दिल्ली नेताजी सुभाष और साथ ही द्वारका सेक्टर 23 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल है। यानी कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगेंगे, ये मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है वहाँ पर ज़्यादा होगा। और लेकिन हमें निजी स्तर पर भी ये ध्यान रखना चाहिए कि रेन वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट किया जाए, रेन वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए, तो बेनिफिशियल रहता है। कहते हैं ना, एक बूंद से घड़ा भरता है, तो सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जितना योगदान आप दे सकते हैं, आपकी दिल्ली है और इसमें योगदान सबको देना होगा। और जल संरक्षण यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक वैसे तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि डिफ़िकल्ट होगी, तो सबको अपने अपने स्तर पर इसके लिए काम करना चाहिए।
और हमारे इंजीनियर हैं दीपिका, जिन्होंने 6th क्लास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ऐसा डेवलप किया था पूरा चार्ट के माध्यम से। अब की बार कुछ प्लान है ऐसा? नहीं, अब मैं स्कूल पास कर चुकी हूँ। एग्जीक्यूट करोगे इसे अब आप या नहीं करोगे? अब बता तो रही हूँ कि मैं स्कूल पास कर चुकी हूँ, वो समर वेकेशन तक ही सीमित था। अब ऑफिस में प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते ऐसे। बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ये स्कूल प्रोजेक्ट तो नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड कितना सक्सेसफुल होगा ये देखने की बात रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आप रोज दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आने वाले महीनों में दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क और ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। जी हाँ, अब दिल्ली एनसीआर में 3 नए मेट्रो कॉरिडोर पर तेजी के साथ काम चल रहा है। उम्मीद ये है कि इनके शुरू होने के बाद लाखों यात्रियों का सफर जो है पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। अब देखिए, इन प्रोजेक्ट्स के शुरू होने के बाद दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में करीब 41 किलोमीटर की नई लंबाई जुड़ जाएगी। इसका सीधा फायदा उन इलाकों को मिलेगा जहां लोग अभी भी मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ता है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मेजेंटा लाइन के जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम मेट्रो विस्तार की। इसके अलावा एरोसिटी से तुगलकाबाद तक बनने वाली गोल्डन लाइन और मछली पार्क से आगे विस्तार पर भी काम तेजी से चल रहा है। बसंत, ये तो काम चल रहा है, लेकिन इतनी सारी लाइन हो जाएंगी तो याद रखना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी लाइन किस जगह पर जाल बन जाता है। जाल बन जाता है। अभी तो मैं तो सिर्फ ब्लू लाइन और येलो लाइन का कुछ मेरे को थोड़ा बहुत याद है। मेरा आना जाना भी इन्हीं पे है, या तो फिर येलो या फिर ब्लू। एक थोड़ा सा मजेंटा लाइन याद रहती है। अब तो देखिए गोल्डन लाइन भी ऐड हो रही है, तो अब मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों बाद कलर भी कम पड़ जाएंगे। मेट्रो इतना ज्यादा डीएमआरसी विस्तार कर रहा है। जब हम स्कूल में थे ना, तो एक क्रेयॉन्स का पूरा पैकेट आता था, उसमें हर तरीके के कलर होते थे, गोल्डन, व्हाइट, ये है ना सारे कलर्स होते थे, 12 से 14 कलर होते थे। और मुझे लगता है उससे ज्यादा तो मेट्रो की लाइंस हो गई हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि एक समय आएगा कि डीएमआरसी को देखना पड़ेगा कि अभी कौन सा कलर बचा हुआ है, कलर बाकी है। अभी इतने ज्यादा कलर। आज वैसे हमें अपने स्कूल डेज की बहुत याद आ रही है। देखिए, बसंत ने भी अपने स्कूल डेज को याद कर लिया। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल डेज को तो हर कोई याद करता है। मुझे लग रहा है कि मेट्रो के कॉरिडोर इतने ना बन जाए कि भाई एक ग्रीन कलर में चलिए, ठीक है, लाइट ग्रीन, ये ग्रीन, वो ग्रीन, उसको ना उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगी, भाई आप कलर को भी कैटेगराइज कर दें। तो चलिए, अब ये तो डीएमआरसी की बात हो गई, लेकिन अब आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि हम लोग अगर यहाँ रेडियो टीवी में बैठते हैं, आपको खबरें बताते हैं, तो मौसम भी जरूर बताते हैं। तो दिल्ली एनसीआर वालों के लिए वैसे तो आपको मालूम होगा कि सुबह से ही मौसम ने अचानक से, बल्कि देर रात से बसंत करवट ले ली है, और 12 जून के लिए येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। अब मौसम विभाग के अनुसार कई ऐसे इलाके जहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ तूफानी मौसम देखने को मिल सकता है। कुछ जगह पर हवा की रफ्तार काफी तेज होने की संभावना जताई गई है। लेकिन इसी के साथ साथ अब संभावना तो जो जताई जाती है वो हम आपको खबरों से बताते हैं, लेकिन अब हमारी खबर से पहले आपको आपका फोन खबर देगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। कल भाई साहब एक बहुत ज्यादा अलर्ट बजे भाई, रात में 1 बजे भी अलर्ट आया, रात में 1 बजे अलर्ट। और ऐसा होता है ना कि सिर्फ आपके घर में आपका एक डिवाइस नहीं है, आपके मल्टीपल डिवाइस है, आपकी वॉच है, सब कुछ एक साथ बज गया। और हर कोई, मतलब आज सुबह से जिससे भी डिस्कशन हो रहा है ना, यही पूछ रहे हैं तुम्हारे यहाँ बज रहा था, तुम्हारे यहाँ बज रहा था। ये बात क्योंकि अब ये आपका फोन जो है वो आपको अलर्ट देगा कि भाई आंधी तूफान आने वाला है, लेकिन उससे पहले तूफान आपके घर में आ जाएगा जब आपका फोन बजेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैं जिस टाइम फोन बजा, क्योंकि आज अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो 1 से 1:15 के आसपास बजा फोन, उस समय हम सोए हुए थे। तो फिर अलर्ट मैंने देखा कि बहुत तेज बारिश हो सकती है आने वाले 3 घंटों में, 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं गिरेंगी, चलेंगी, माफ कीजिएगा, और ओले गिरने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। अपने मन में सोच रहा था कि दिन का अलर्ट तो सही है भाई, अब रात को हम सो रहे हैं, इस अलर्ट का क्या किया जाए। सही बात है। और क्या होता है ना कि रात में वही चीज है कि कुछ लोग पैनिक भी हो जाएंगे। हाँ, और इस ये जो आपका फोन बजता है ना, अगर आपकी फोन की वॉल्यूम कितनी भी हो, लेकिन इस अलर्ट की जो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा इंटेंसिटी फोन आपका वाइब्रेट होता है और जरूरत से ज्यादा तेज आवाज आती है, तो गहरी नींद में भी होगा ना इंसान, तो वो उठ जाएगा। वो टाइम बम की आवाज लग रही थी मुझे उस समय। बसंत को कुछ ज्यादा सदमा लग गया रात में 1 बजे अलर्ट का। लग रहा है किसी को भी लग जाता है जब 1-7 बजे, और उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, चाहे आपका फोन साइलेंट पे हो, वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ लाउड करता है, और उसकी आवाज इतनी ज्यादा डेंजरस होती है भाई उस अलर्ट की। अब देखिए, बसंत तो शौक में है, लेकिन अगर आप लोगों को भी ये आवाज बहुत ज्यादा तेज लगी और आपकी भी गहरी नींद से आप उठे हैं,
तो हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी का इस्तेमाल करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ज़रूर शेयर करें। हम आपके एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करते हैं तो कोशिश करेंगे हम आपका नाम लेकर शो में ज़रूर उस चीज़ का और आपके एक्सपीरियंस का जिक्र करें। तो बसंत, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, अब जब मौसम खराब हुआ है तो उसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर निकलने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए है, क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश के चलते जाम की समस्याएं हो जाती हैं, कई जगह पर रोड निर्माण के चलते समस्याएं हो जाती हैं, फिर कभी कभी कोई ऐसा वीआईपी मोमेंट होता है, कार्यक्रम होता है, जिसके चलते आपको किन्हीं रास्तों से परहेज करना पड़ता है और किन्हीं रास्तों को चुनना पड़ता है। दिल्ली और नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने अलग अलग विकास कार्यों को देखते हुए 2 बड़ी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। ऐसे में बिना जानकारी के घर से निकलना आप लंबे जाम में फंसने के माफिक से समझ सकते हैं। जानते हैं किन किन रास्तों पर जाने से आपको बचना चाहिए, किन किन रास्तों पर जा सकते हैं आप। जी हाँ, अब ऐसे में नए रास्तों के विकल्प भी दिए गए। सबसे पहले आश्रम महारानी बाग के बीच में 1 हफ्ते तक जाम अब लगेगा। जी हाँ, अब दिल्ली जल बोर्ड के मरम्मत और साथ ही रखरखाव के काम की वजह से रिंग रोड पर महारानी बाग से आश्रम के बीच में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहने वाली है। तो देखिए, ये डाइवर्जन करीब 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। जल बोर्ड के काम के कारण रिंग रोड के कैरिजवे के 2 लेन पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं, जिसके चलते दिन और रात दोनों समय पर भारी जाम लगने की आशंका है। ये रास्ते प्रभावित होंगे, जिसकी वजह से डीएनडी फ्लाईवे से आश्रम तक आने वाला रिंग रोड का जो हिस्सा है, सीवी रमन मार्ग से रिंग रोड तक मिलने वाला ट्रैफिक सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करेगा। इसके अलावा आप वैकल्पिक मार्ग क्या ले लेते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। डीएनडी से आश्रम जाने वाले रिंग रोड के बजाय बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर या फिर सीवी रमन मार्ग का इस्तेमाल करें। सीवी रमन मार्ग से आने वालों के लिए सलाह है, जो लोग सीवी रमन मार्ग से रिंग रोड की ओर जा रहे हैं उन्हें माता मंदिर मार्ग का और मथुरा रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। इससे आप बच सकते हैं लंबी ट्रैफिक में फंसने से। और जरूरी ये होगा कि अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो एक बार गूगल मैप जरूर देख लें, क्योंकि कहते हैं ना, गूगल मैप एक बहुत बड़ा आपके लिए सेवियर हो सकता है। बिल्कुल, आप 1 घंटे के जाम के बजाय 45 मिनट में अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा डिपेंड उस पर मत हो जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि भाई ऐसे पुल पर आपको ले जाके छोड़े जहाँ पर निर्माण कार्य चल ही रहा हो। गूगल मैप का एक्सपीरियंस लगता है आपका बहुत अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा नहीं, मीम्स इतने ज्यादा वायरल हो जाते हैं भाई, तो उन्हें देखकर हमें पता चल जाता है ना कि क्या है गूगल मैप की लिमिटेशन। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आप बना रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे में सोने और चांदी की चमक थोड़ी सी कम हो चुकी है। 24 कैरेट सोने का दाम 10 ग्राम के हिसाब से 1,45,780 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी की बात करें तो 2,49,900 रुपए प्रति किलो है। तो ये देखिए, सोने और चांदी के दाम आपके स्क्रीन पर हैं। अगर आज आप सोना या चांदी लेने जाते हैं तो आपको ये प्राइजेस मिलने वाले हैं। और अगर दाम कम कराना हो तो ग्राम कम करा लीजिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, पेट्रोल डीजल की बात करते हैं। अब दिल्ली में पेट्रोल के जो दाम हैं आपको देखने को मिलेंगे। पेट्रोल पंप पर 102.12 पर लीटर, डीजल की कीमत 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर, सीएनजी पर किलोग्राम के हिसाब से 83 रुपए 9 पैसे के हिसाब से आपको मिलने वाली है। नोएडा की बात करें तो पेट्रोल देखिए 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो 95 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और सीएनजी 91 रुपए 70 पैसे पर किलोग्राम है। तो वहीं गुरुग्राम का जिक्र करें तो पेट्रोल मिलेगा 102 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत 95 रुपए 36 पैसे, कीमत 88 रुपए 12 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। ये पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के वो दाम हैं जो आपको पता होने चाहिए।